झारखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से है, जहां जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में चापड़ से मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि सूरज उरांव ने अपने ही भाई की चापड़ से मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी की निशानदेही पर चापड़ भी बरामद कर लिया गया है। खबर लोहरदगा से है, जहां पतरा टोली इलाके में दुकान में घुसकर दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शुभम रोजाना की तरह अपनी स्टेशनरी दुकान पर बैठकर काम कर रहा था। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो हमलावर वहां पहुंचे। अपराधी सीधे दुकान के अंदर घुसे और पैसे की मांग पूरी नहीं होने पर शुभम को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पावरगंज चौक को जाम कर लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक पुराने अपराधी और उसके साथी के शामिल होने की आशंका जताई है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। की ओर से मैं मांग करता हूं कि उसको खुले चौक पे इनकाउंटर किया जाए। कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, कोई जेल नहीं। अगर जब तक उनका ऐसा अपराधी का इनकाउंटर नहीं होगा, एक समाज को उदाहरण नहीं दिया जाएगा कि अपराधी का पनाह नहीं है, तब तक इस तरह घटना होते रहेगी। अपराधी नहीं, ये पेशेवर अपराधी है जो समाज में लोगों को धमकी दे रहे हैं, रंगदारी वसूलने के लिए, अपना पेट जमाने के लिए हत्या कर रहे हैं। मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द हमारे पास वो गुनहगार को यहाँ लेके आके हम लोग को सौंप दे। बस यहाँ का ना प्रशासन बहुत ये सख्त नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं था, अच्छा सा था, दुकान चलाता था। और गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डायन बिसाही के आरोप में एक महिला की हत्या कर दी गई। पालकोट के खटगांव की ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि टांगी से मारकर महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और अंधविश्वास में यह हत्या की गई है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस की छापेमारी जारी है। और मेरी मौसीमा काम करके आई, बर्तन धोने के लिए चापाकल के पास में गई और हत्यारा ने पीछे से वार कर दिया और उसी जगह डेथ हो गई। क्या चीज़ से वार किया? टांगिया से। इन लोगों के बीच में पहले से टेंसी था। किस बात को लेकर के? डायन बिसाही ने ऐसा बोलते थे और ये थोड़ा मोड़ा जमीन जगह वाला से भी टेंसी था। अच्छा। खबर रामगढ़ से है, जहां सीसीएल झारखंड परियोजना के 3 नंबर के पास अवैध कोयला उत्खनन के मुहाने को ब्लास्टिंग से ध्वस्त कर दिया गया। सीसीएल प्रबंधन को सूचना मिली थी कि 3 नंबर के पास मुहाने को खोलकर अवैध रूप से कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। इसके बाद सीसीएल प्रबंधन ने ड्रिलिंग करके उसमें बारूद भरा और फिर कंट्रोल ब्लास्टिंग करके अवैध कोयला खदान के मुहाने को ध्वस्त कर दिया। सीसीएल, वन विभाग और वेस्ट बोकारो पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया है। बीरभूम करोड़ों रुपए की बरामदगी से सुर्खियों में है। बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई के दौरान मीनार मंडल के घर से करीब 28 करोड़ 50 लाख नगद और 15 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। सोने की कीमत जोड़ने पर कुल बरामद संपत्ति की कीमत 50 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। ईडी भी मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब झारखंड के दुमका निवासी 4 संदिग्ध डकैतों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो मीनार मंडल के घर डकैती डालने की योजना बना रहे थे, क्योंकि वहां भारी मात्रा में नकदी और सोना रखा हुआ है। पुलिस ने जब मीनार मंडल के घर की तलाशी ली तो बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि मीनार मंडल पहले सरकारी बस चालक था और रिटायरमेंट के बाद बीरभूम के चर्चित पत्थर कारोबारी टूलू मंडल के कारोबार से जुड़ गया। वो कारोबार का हिसाब किताब, लेन देन और वित्तीय प्रबंधन संभालता था। वहीं छापेमारी के बाद पुलिस ने मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर को सील कर दिया है। करोड़ों की नकदी और सोने के असली मालिक की
तलाश जारी है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता के विरोध में रांची के आदिवासी छात्रावास के अभ्यर्थी भी आंदोलन में कूद पड़े हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी छात्रावास से छात्र छात्राएं कचहरी और शहीद चौक होते हुए अलबट्टा इक्का चौक पहुंचे। इस दौरान हो रही भारी बारिश के बाद भी छात्रों का हौसला बुलंद दिखा। ट्राइबल छात्र अल्बर्ट इक्का चौक होते हुए वापस अपने गंतव्य लौट गए। न्यूज 18 से बातचीत में आदिवासी छात्र छात्राओं ने बताया कि वो जयपाल सिंह स्टेडियम में राज्य भर से पहुंचे अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राज्य में होने वाली परीक्षाओं में धांधली की जा रही है, उनसे अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है और राजधानी रांची में आदिवासी छात्रावास से बड़ी संख्या में आज छात्र छात्राएं जो हैं उस जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए राजधानी की सड़कों में निकले हैं। और देख सकते हैं कि आदिवासी छात्रावास से जो छात्र हैं वो लगातार बढ़कर सीधे पहुंच रहे हैं अल्बर्ट इक्का चौक की ओर। आप लोग जो यहाँ पहुंचे हैं वो वास्तव में क्या मैसेज दे रहे हैं? यहाँ पे है क्या कि जो हमेशा झारखंड में हमारे यहाँ हमेशा पेपर लीक हो जाता है। हाँ, पेपर लीक हो जा रहा है, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है हर बार, और जो भी भ्रष्टाचार है, जितना भी वैकेंसियाँ हैं जो हमारी सभी पैसे से बिक जा रही है। तो हम जैसे जितने गरीब छात्र हैं, लोग ट्राइबल छात्र हैं, अगर हमारे को सब पेपर बिक जाएगा, सब लोग जिनके पास पैसा है वो ले लेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए कि जो जयपाल सिंह मुंडा में जो छात्र राज्य भर से पहुंचे हैं, हाँ, क्या आप उनके समर्थन में आए हैं? हाँ, उनके समर्थन में भी है, क्योंकि उनका भी मुद्दा वही है, उनका जो समस्या है वो समस्या हमें भी है। सर, ये जेपीएससी रिजल्ट को लेकर ये धांधली हो रहा है, तो ये झारखंड में उससे रिलेटेड उसके लिए लगाए हुए हैं। धांधली हो रहा है तो बारिश देखिए कि क्या जिंदगी बर्बाद हो रहा है ना। इतना बाहर वाला नौकरी दे रहा है, हम लोग का मेहनत तो बेकार जा रहा है ना, सब पैसा और ये सब बिक जा रहा है नौकरी। तो अब बारिश आया कुछ भी हम लोग को करना ही पड़ेगा अपने हक के लिए। रांची में बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद ये छात्रों का जो हुजूम जो है आदिवासी छात्रावास से निकलकर अल्बर्ट इक्का चौक की ओर बढ़ रहा है। कह रहे संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों के आगे लॉ एंड ऑर्डर फेल होता नजर आ रहा है। जलापूर्ति योजना का काम बंद कराया गया। नल जल योजना के तहत बिछ रही थी पाइप और हथियारबंद लोगों ने कर्मियों को धमकी दी। सड़क पर बिखरे सामान, हादसे की आशंका जताई जा रही है। पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुमला से, जहां पर देखिए अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर फेल बताया जा रहा है। झारखंड में छात्रवृत्ति योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में केंद्रीय सहायता बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि मौजूदा केंद्रीय सहायता वास्तविक जरूरत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। वहीं कांग्रेस ने छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है और वो अपनी विफलताओं का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रही है। अब छात्रवृत्ति के मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। पिछले कई वर्षों का बकाया जो है वो केंद्र सरकार के पास है, जिसके चलते यहाँ पर एसटी, एससी और ओबीसी के छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा है। बार बार कल्याण मंत्री द्वारा दिल्ली जाकर मंत्रियों से बात की गई, अधिकारियों से बात की गई, इसके पहले भी हर स्तर पर बातें उठाई गई हैं, लेकिन अब अंततः मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उस राशि की मांग करनी पड़ रही है, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार राशि नहीं देगी तो राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि रिलीज नहीं कर सकती है। जहां तक छात्रवृत्ति की बात है तो मुझे लगता है कि छात्रों का ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से आज छात्र सड़क पे उतरे हुए हैं, किस तरह से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज नियुक्ति के नाम पर सरकार किस तरह से ठगी करने का काम कर रही है।
राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम बिल पर मोहर लग गई है। विपक्ष के हंगामे के बावजूद दोनों सदनों में वंदे मातरम बिल पास हो गया है। 29 जुलाई को राज्यसभा से बिल को पारित किया गया था। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कांग्रेस ने बिल का विरोध किया है और जनहित के काम की जगह दूसरे काम किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर बांटो और राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगा दिया। वंदे मातरम का हर भारतवासी वंदे मातरम का आदर करता है। इसको बिल में ला करके भारत की संप्रभुत्वा को जिस प्रकार एक बार कटघरे में खड़ा करने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पे यह ठीक नहीं है। देखिए, कांग्रेस हर बात में विरोध की राजनीति करती है और राष्ट्रगीत को लेकर के कांग्रेस जैसी पार्टी ही विरोध कर सकती है। इससे धर्मनिरपेक्षता पर किस वजह से जो है कोई संकट आने वाला है, ये तो कांग्रेस ही बता पाएगी। लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो शुरू से डिवाइड एंड रूल, समाज को दो भागों में बांट करके अपने शासन को करना जानती है। खबर खूंटी से है, जहां एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की प्रभारी एसआई सपना सुलेखा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक मामले से श्याम कुमार का नाम हटाने के एवज में 4.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर और 50,000 रुपए की पहली किश्त लेते समय आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में किसी अन्य की भी भूमिका है या नहीं। खबर सरायकेला से है, जहां इंजीनियरिंग कंपनी में भीषण सिलेंडर ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसे मजदूर मुरली पात्रों की टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में महिला कर्मी सहित कुल 7 मजदूर घायल हुए थे। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के ग्लोरिया कंपनी की एक घटना है। घटना में घायल 3 मजदूर का टीएमएच में इलाज चल रहा है, जबकि 3 को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। कंपनी में सिलेंडर ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। वहीं जांच रिपोर्ट के बाद हादसे की वजह का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाथ में आई है, थोड़ा नीचे पैर में आई है, मुंह में हल्का। तो ये जो टैंक फट गया था उसके वजह से नुकसान हुआ? क्या चीज़ का टैंक था? वो केमिकल का टैंक था। मेरे दोस्त की मम्मी जो है उस कंपनी में काम करती थी, तो हम लोगों को सूचना मिला कि नहीं कंपनी में ऐसा हादसा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ वो देखने के लिए आए हैं। झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी अब आंदोलन की राह पर उतरने जा रही है। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर विकास, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। यही नहीं, 31 जुलाई से जामताड़ा से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना समेत पूरे राज्य में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक है और सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। यहाँ तो पलायन ही है, नौकरी मिलने का बात तो दूर की बात है। यहाँ सिर्फ खनिज संपदा का दोहन होता है और कुछ भी नहीं होता है। नौकरी के नाम पर झूठे ये दिलासा दिया जाता है, जो कि सरकार आती जिस तरह से अभी जो सरकार चल रही है, कम से कम 8-9 साल हो गए। लेकिन कब तक आप आदिवासी मूलवासी को यहाँ ठगते रहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था को आप देख रहे पूरी तरह से बदहाली है स्थिति पर है, शिक्षा व्यवस्था है और पानी की जो व्यवस्था है वो पूरे तरह से एकदम वो भी चरमराई हुई है। तो कुछ भी तो आपका सही नहीं है। हम लोगों ने पार्टी से यही तय किया है कि अब हम लोग आंदोलन का ही रूप अपना लें और इसी से ही हम लोग सारे जो सरकार की जो बदहाली जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए निर्णय किए। एसआईआर अभियान के बीच निर्वाचन आयोग ने 43 लाख से अधिक ऐसे मतदाताओं की सूची जारी की है जिनके इम्यूमरेशन फॉर्म अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि आयोग ने साफ किया है कि ऐसे मतदाताओं के लिए प्रक्रिया अभी बंद नहीं हुई है। वो 5 अगस्त से 7 सितंबर के बीच फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी मतदाताओं का पुराना ईपिक नंबर यथावत रहेगा।
राज्य में एसआईआर का काम तेजी पर है। ऐसे में आपके लिए एसआईआर कितना जरूरी है? अगर आप मतदान करने जाएंगे तो वास्तव में वहां पर इस बात की जरूरत होगी कि आपने एसआईआर किया था या नहीं, आपके हाथ में जो वोटर आईडी है वो सही आईडी है या नहीं। ऐसे में जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से, जो कार्यालय की ओर से जो अभी एसआईआर की पूरी लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है कि जितने लोगों ने इनोवेशन फॉर्म भरा है, कितने लोगों का वहां छूट गया। जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक 43 लाख से ज्यादा लोगों का नाम जो है उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है या फॉर्म वापस जमा नहीं हुआ है। इनमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया, उनके लिए अभी आपका 5 अगस्त से दूसरा मौका होगी। वो अपने फॉर्म 6 का साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म का साथ होगी, तो उनका नाम अभी वो फाइनल सूची में आएगी। इसलिए अभी किसी का जमा नहीं किया, कुछ कारण से नहीं कर पाए, तो उनका भी दोबारा मौका है। वो 5 अगस्त से शुरू होगा, वो 4 सितंबर के बाद होगा। उसके बाद उनका मौका नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद वो फाइनल पब्लिकेशन के बाद देखना है, ताकि एसआईआर का रोल में उनका नाम नहीं रहेगी। वो कंटिन्यूस अपडेशन का माना जाता है। इसलिए वर्तमान में 1 महीना का समय दिया गया था एनुमरेशन फॉर्म जमा करने के लिए, वो 1 महीना में जमा नहीं किया। फिर उसके बाद अभी अगला 1 महीना में दिया जाएगी आपका 5 अगस्त से 4 सितंबर तक। उसी समय में देंगे, मतलब आपका एसआईआर के रोल में आएगी। वर्तमान में उसमें 43,68,377 पर्सन है। उनका सभी बूथों पर ये सूची प्रकाशित किया जाएगी। इसी सूची सभी पॉलिटिकल पार्टी का भी दिया जाएगी, उनका BLA-2 का भी दिया जाएगी, उसका ऑनलाइन में भी अवेलेबल होगा। उसी तरफ से कोई आपत्ति होगी, मतलब उनका क्लेम करने के लिए मौका, उसका भी 1 महीने का मौका होगा। उसी 1 महीने का अंतर्गत देने पर उसमें किसी का नाम होना नहीं चाहिए था, फिर उसी का भी वहां पर नाम है, मतलब वो आप क्लेम कर सकते हैं, उनका नाम दोबारा दर्ज किया जाएगी। इसलिए एपिक नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगी, आपका कार्ड में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु उसी में आपका कुछ करेक्शन किया है नहीं, मतलब नया वोटर होगा, मतलब उसका नया कार्ड का दिया जाएगी। इसलिए पुराना कार्ड कैसा है, पुराना एपिक नंबर, वो एपिक नंबर आपका कंटिन्यू करेगा। तो तारीख याद रखिए, 5 अगस्त से 4 सितंबर ये वो समय होगा। अगर आप छूट गए हैं, वास्तव में आपके पास दस्तावेज है, तो वास्तव में क्लेम कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और वापस एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में बन रहे शहर का सबसे पहला फ्लाईओवर बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। मानगो से जमशेदपुर को जोड़ने के लिए लगभग 4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। फ्लाईओवर की शुरुआत होते ही लाखों लोगों को महाजाम से मुक्ति मिलेगी। जमशेदपुर से मानगो को जोड़ने वाली फ्लाईओवर का काम जो है वो अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगभग 4.25 किलोमीटर ये फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और कुछ ही दिनों में इस फ्लाईओवर का जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं अभी फ्लाईओवर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ साकची जो है, साकची से सीधे तौर पर ये फ्लाईओवर पे जैसे ही आप चढ़ेंगे तो सीधे तौर पर डिमना जो ये राजस्थान भवन के पास उतारा जाएगा। लगभग 4.25 किलोमीटर ये फ्लाईओवर का काम जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ ही दिनों के बाद इस पुल को अब शुरू कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं जब इस पुल की फ्लाईओवर की शुरुआत होगी तो जमशेदपुर से मानगो और मानगो से आने वाले जमशेदपुर के जो रोजाना लाखों लोगों को महाजाम से परेशानी होती थी, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो स्कूली बच्चे हो, ऑफिस जाने वाले लोग हो, और सबसे ज़्यादा परेशानी जो मरीजों को होती थी, इस डिमना रोड पर जो है लंबी लंबी कतारें, जाम में लोगों को परेशान होना पड़ता था और काफ़ी लोगों को इसकी परेशानी होती थी। मगर अब जो है अब इसे बहुत जल्द इसे शुरू किया जाएगा और इसका काम जो है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। फाइनल टच जो है वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो फ्लाईओवर का काम है वो पूरी तरह से अब फिनिशिंग किया जा रहा है और कुछ ही दिनों के बाद इस फ्लाईओवर के शुरू होने के बाद मानगो और जो जमशेदपुर के लोग आना जाना करते थे उनको महाजाम से कहीं ना कहीं निजात मिलता दिखेगा। तो अब लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द जो फर्स्ट फ्लाईओवर है जमशेदपुर का उसे शुरू कर दिया जाए, जिससे जो लोगों को महाजाम से परेशानी होती थी उससे निजात मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।